स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बाय सैमा सिफ एपिसोड नंबर 8। रात के 2 बजे थे। फ्रांस के शहर पेरिस में मौजूद सैगल पैलेस में इस वक्त सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। ऐसे में अगर आपकी नज़र सैगल पैलेस के किचन में जाए तो एक छोटी सी लाइट जलती किचन को हल्का रोशन कर रही थी। किचन में से इस वक्त खटपट की आवाज़ें आ रही थी। इब्रार सैगल जो अभी 2 मिनट पहले ही अपने दोस्त की बर्थडे से आया था, किचन से आती आवाज़ें सुनकर वो अपने बाजू पर लटका कोट सोफे की बैग पर रखता किचन में दाखिल हुआ तो इसे सामने ही अनाइजा सैगल काले रंग के ट्राउजर शर्ट में बिना दुपट्टे के खड़ी नजर आई। चॉकलेट ब्राउन बालों का मैसी जूड़ा बनाए वो अपने ध्यान खड़ी कॉफी फेंटने में मसरूफ थी। इब्रार अनाइजा का इस दिन वाला हुस्न अभी भूला तो नहीं था जो वो आज एक बार फिर यूं खड़ी इसके होश पोश उड़ा रही थी। इस दिन वाले वाक़ये के बाद से अनाइजा इब्रार के सामने कम ही आती थी। वो ज़्यादातर अपनी चची के साथ वक्त गुजारती या कमरे में बंद पड़ती रहती। इब्रार ने कई बार इसके कमरे में जाने की कोशिश की थी, मगर हर बार इसके कमरे का लॉक दरवाज़ा इब्रार को मुँह चढ़ाता, इसे तपाया करता था। आज काफ़ी दिनों बाद अनाइजा को इब्रार ने देखा था, वो भी यूं नाइट सूट में बिना दुपट्टे और बिना चप्पल के। क्या कर रही हो? कॉफ़ी बना रही हूँ। मेरा सुबह पेपर है तो मुझे पढ़ना है, नींद ना आए इसलिए बना रही थी। एक कप मुझे भी मिल सकता है? इब्रार की अचानक आवाज़ सुनते नाइजा अपनी जगह से उछली, फिर इसका सवाल समझते अटकती बोली तो इब्रार ने मुस्कुराकर सवाल किया, जिस पर नाइजा ने हाँ में सर हिलाया तो इब्रार मुस्कुराता हुआ वहीं खड़ा हो गया। मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता था। किस लिए? इस दिन मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारे रूम में नॉक करके आना चाहिए था। मैं अगली बार एहतियात करूंगा। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्या हम पहले जैसे फ्रेंड्स बन सकते हैं, अच्छे वाले फ्रेंड्स? इब्रार की बात सुनते नाइजा ने परेशानी से सवाल किया तो इब्रार यूं बोला जैसे बहुत अफसरदा हो, जबकि असल में इसे नाइजा की खुद से दूरी बर्दाश्त ना हो रही थी। इब्रार की बात पर अनाइजा ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। अगर इब्रार को अपनी गलती का एहसास था तो अनाइजा को इस बात पर खुशी थी। वो फौरन ही इसे माफ़ करती इसे कॉफ़ी का कप पकड़ा गई, जिस पर इब्रार हल्का सा मुस्कुराया। कल मैं, तुम और शहराम पार्क चलेंगे। नहीं, कल नहीं, हफ्ते को चलेंगे, मेरा परसों भी पेपर है। ओके, तुम फ्री हो जाओ फिर चलेंगे, वैसे कॉफ़ी बहुत अच्छी है। इब्रार की बात पर अनाइजा मुस्कुराती बोली तो इब्रार फौरन से इसकी बात मानता बोला, जिस पर अनाइजा मुस्कुराकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। तुम एक दफ़ा मेरे साथ चलो तो अनाइजा बीवी, तुम्हें ऐसे जहान की सैर करवाऊंगा कि याद रखोगी। बड़ी आई मेरे घर में रहकर मुझे ही इग्नोर करने वाली। अपने हुस्न का दीदार करवाकर जितना तुम मुझे तरपा रही हो ना, अपनी हर तरफ का बदला मैं तुमसे सूद समेत वापस लूँगा। हाँ। अनाइजा की गायब होती पुश्त को देखकर इब्रार जलता भुनता बोला और फिर गुस्से से कॉफ़ी सिंक में उड़ेलता वहाँ से निकलता चला गया। इस वक्त वो सातों दोस्त अपनी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट की बैक साइड अपने अड्डे पर बैठे थे जब हयाम का फ़ोन बजने लगा। अपने मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल देखते हयाम के माथे पर बल पड़े। क्या हुआ? किसकी कॉल है? उठा लो। इसकी किसी डॉन सहेली की कॉल होगी और ये उससे नाराज़ होगी इसलिए नहीं उठा रही। मशारिब, मैं डॉन हूँ, ये बात हमारे बीच रहे, किसी और को पता ना चले। और मेरा ये नंबर सिर्फ तुम 6 लोगों के पास है और तुम 6 मेरे सामने हो, तो ये फ़ोन करने वाला अनजान शख्स कौन है? जोयान की बात सुनते मशारिब हंसता बोला तो हयाम ने फ़ौरन जवाब दिया। इसकी बात सुनते जहाँ मशारिब ने हाँ में सर हिलाया, वहाँ बाकी सब ने भी हैरानगी से हयाम के मोबाइल को देखा। दादाजी की कॉल होगी। कौन दादाजी? यार वो अपना क्लासमेट है ना वलीद, इसने मरियम को टच किया था और मैंने इसकी फेंटी लगाई थी। बस फिर क्या था, इस मनहूस आदमी ने जाकर दादाजी उमर को शिकायत लगा दी और दादाजी ने कमाल साहिब की तलबी कर ली। अब अगर कमाल साहिब यूनिवर्सिटी आ जाते तो पूरी यूनिवर्सिटी वो मंजर देखती जो आज तक किसी ने नहीं देखा। कमाल साहिब बिना वॉशिंग पाउडर और बिना वॉशिंग मशीन के मुझे धो डालते, इसलिए मैंने दादाजी को कह दिया कमाल साहिब अमेरिका गए हैं बिजनेस डील के लिए। मशारिब की बात सुनते हयाम ने परेशानी से सवाल किया तो मशारिब फौरन बोला, जिस पर हयाम ने हैरानगी से इसे देखा। और फिर क्या? वो बुढ़ा खूसट दादा फिर पीछे नहीं हटा, कहता अपनी माँ को लेकर आ। मैंने भी कह दिया मेरी माँ बीमार रहती है, वो ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती और मेरे घर से मेरी यूनिवर्सिटी का रास्ता 45 मिनट का है। अगर मेरी माँ यूनिवर्सिटी आई तो इसकी मैयत ही घर वापस जाएगी। मैंने कहा मैं वलीद से माफ़ी मांग लूँगा, मगर दादाजी भी मेरी नस्ल के निकले, एकदम डीट। कहते अम्मा का नंबर देकर जा, मैं कॉल करूँगा। तो तुमने दे दिया नंबर? सलार के सवाल पर मशारिब मुंह बनाता बोला तो हयाम ने आईब्रो झुकाते सवाल किया, जिस पर मशारिब ने अपने चेहरे पर एक कमीनी मुस्कुराहट सजाई। हाँ, दे दिया मैंने अपनी अम्मा जी का नंबर। मगर लिटिल मॉम इतनी बीमार कब हुई?
मैं 25 का हूँ, मेरी माँ 23 की कैसे हो सकती है? कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। मैंने अपनी उस माँ का नंबर दिया है जिसे अल्लाह बख्शे, मगर आज वो जिंदा होती तो कम से कम 55 साल की होती, और मेरी 55 साल माँ को मरे 25 साल हो गए। ये बात दादाजी उमर नहीं जानते। तुम बात तो करो फोन पर अब। मशारिब की बात सुनते हयाम ने से खा जाने वाली नजरों से घूरा। जबकि जोयान परेशानी से बोला तो मशारिब ने फौरन जवाब दिया, जिस पर सबने हैरानगी से शैतानों के चाचा जी को देखा। वो अपनी 25 साल दोस्त को अपनी माँ बनाकर अपने प्रोफेसर के सामने पेश कर चुका था। तुम लोग चुप करो ताकि मैं बात कर सकूं, मगर तुम्हारी आवाज़ से पता चल जाएगा तुम इसकी माँ नहीं हो। जस्ट वेट एंड वॉच। हयाम की बात सुनते हुए मैस फौरन बोला तो हयाम ने मुस्कुराते जवाब दिया। तभी इसका मोबाइल दोबारा बजा तो वो कॉल उठा गई। ओहो, हुन की मसला होया इस नास मारे नू। हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? चुकिया भी गया कि नहीं, एक ते मैनू ए भी पता नहीं चलदा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहा? हयाम अपनी आवाज़ को थोड़ा मोटा करती खांसती हुई बोली तो सब ने इसे हैरानगी से देखा, यहाँ तक कि मशारिब ने भी। फिर प्रोफेसर उमर की आवाज़ सुनते हयाम ठेठ पंजाबी एक्सेंट में बोली तो सब ने अपनी हंसी दबाई। मैं मशारिब का प्रोफेसर उमर बात कर रहा हूँ। हैं ए की बोलदा पिया ए? मैनू लगदा है फेर खराब हो गया। वे मशारिब, ओ मशारिब सुन ले मेरी भी, हर वेले मां च वड़िया रहिंदा। ए की होया वेख, एनू पता नहीं किदा फोन है, की चीमा चीमा बोली जांदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर उमर के तुर्किश एक्सेंट में बोलने पर हयाम ने फुल देसी माँ वाली एक्टिंग करते अपना फ़ोन मशारिब को पकड़ाया तो मशारिब ने कान को लगाते इंतहाई तमीज़ से सलाम झाड़ा। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर उमर आप हैं? वो अम्मी को तुर्किश नहीं आती, आप पंजाबी में बात कर लें। ठीक है, आप फ़ोन दें अपनी अम्मी को। अभी प्रोफेसर उमर बोले ही थे कि मशारिब इनकी बात काटता बोला, जिस पर हयाम ने इसे गुस्से से घूरा। जबकि प्रोफेसर उमर ने गहरा सांस भरते जवाब दिया। प्रोफेसर उमर की बात सुनते हयाम मशारिब के हाथ से फ़ोन खींचती स्पीकर पर डाल गई और फिर मोबाइल मुंह के करीब ले गई। हाँ हेलो, आवाज़ आ रही है? जी मोहतरमा, मुझे आवाज़ आ रही है। आप मशारिब की अम्मी बात कर रही हैं? आहो, ए निकम्मी औलाद मेरी या तू कौन बोल रहा? वेख भाईया, जे ते ए नास मारे ने तेरे कोलों छुट्टे लिते ने ते मैं इस निकम्मी औलाद नू नहीं जानती। तू घर आके एनू लै जा ते एदे हड्ड गुट तोड़ के अपने पैसे कढ़ा ला। देखे मोहतरमा, मैं मशारिब का प्रोफेसर बात कर रहा हूँ, इसकी यूनिवर्सिटी से। हैं, कौन बोल रहा? मैं मशारिब का उस्ताद बात कर रहा हूँ, इसके इदारे से। अच्छा, हाय मेरे मुंडे ने टॉप कीता, तू इसलिए फ़ोन कीता ना मैनू? जी नहीं मोहतरमा, इदारे के एक बच्चे ने आपके बेटे के खिलाफ शिकायत की है। मैंने इसी सिलसिले में बात करने के लिए आपको फ़ोन किया है। मशारिब ने बताया था आप इदारे नहीं आ सकती और उनके वालिद साहिब भी तुर्की में नहीं हैं। आहो, एदा प्यो काम दे सिलसिले च बाहर गया। तू मैनू दस की होया, इदारा ठीक आ? जी मोहतरमा, इदारा बिल्कुल ठीक है। आपके बेटे ने एक लड़के को मारा है, इतना मारा कि इसके नाक से खून निकलने लगा और इसका होंठ भी फट गया है। इस बच्चे के वालिदैन आए थे, वो तो पुलिस बुलाने वाले थे, मगर मैंने मामला ठंडा कर दिया। आपको इसलिए फ़ोन किया जा रहा है कि यह मशारिब कमाल की पहली शिकायत नहीं है। ऐसी दर्जनों शिकायत है जो इदारा नज़रअंदाज कर चुका है, मगर अब मशारिब हद से बड़ा है। अगर यूं ही चलता रहा तो हमें इसे इदारे से निकालना होगा। हाय ओ रब्बा, ए की कह रही है तू? ना पुत्तर, वेख तू भी मेरे बच्चियां वर्गा है, एदा ख्याल करिया कर। इको ही ते मेरा जिगर दा टुकड़ा है। तेरा बहुत शुक्रिया, तू मेरे पुत्तर नू पुलिस तो बचा लेता। ए नास मारे नू तो मैं इन्नी वारी कहनी है, मगर ए मेरी एक नहीं सुनदा। तू वड्डा भरा बन, ख्याल करया कर एदा, ते ए कमीनी औलाद नू ते मैं छड्डना नहीं अज। बेकमबख्त मारिया, तू उत्थे पढ़न जाना, मुंडे कुट्टन जाना। जे ते तेरे उस्ताद दी दोबारा मैनू फोन आया ते देखी फिर ऐसी जगह ते मारांगी, 2 हफ्ते बेड तो नहीं उठेगा तू। आले तेरा प्यो, ओनू ते मैं दसदी तेरे काले करतूत। पुत्तर तू मैनू ए दस, इदारे च पढ़ाई करदा कि नहीं? देखें मोहतरमा, मशारी पढ़ाई में तो ठीक है माशाल्लाह से, मगर ओप्स में थोड़ा कच्चा है, इसमें इसे ध्यान देने की ज़रूरत है। हाय हाय, वे मैं ए की सुन रही हाँ। तू पढ़दा भी नहीं, मैनू पता सी तू सिर्फ पैसे बर्बाद करने पे ओदे, करना तू कख कुछ नहीं। देखे मोहतरमा, मेरी बात सुने, तू चुप कर। मैं नास मारे नू ते पुछ ला पहले। वे शीदे जुत्ती फिरा मेरी, एदी खैर नहीं अज। पहले महल्ले वाले ते हुन इदारे वाले, इन्हें किसे नू नहीं बख्शा। वे तेरा नाना ते कहंदा सी तू प्यो दा नां रोशन करना, तू जेल जाके प्यो दा नां रोशन करना। देखे मोहतरमा, आप मशारिब को बाद में डांट लेना, पहले मेरी बात सुन लें। हाँ बोल। अभी तो हम मशारिब को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अगर अगली बार भी इसकी शिकायत आई तो हम इसे इदारे से निकाल देंगे। मशारिब ने बताया आप इतनी दूर नहीं आ सकती, इसलिए फ़ोन पर आपसे बात कर ली मैंने, मगर अगली बार किसी को आना पड़ेगा लाजमी। अच्छा ठीक है, समझ गई हाँ मैं। तू मैनू एक गल दस, मशारिब कहंदा ओनू डॉक्टर पढ़ांदे, तू भी डॉक्टर आ? जी मोहतरमा, मैं भी डॉक्टर हूँ। अच्छा पुत्तर, मैनू ना कब्ज़ बड़ी रहिंदी है, हर वक्त रहिंदी, ढिड भी बड़ा पीर होंदा है, एदी कोई दवा दस दे मैनू।
मोहतरमा, आप किसी अच्छी लेडी डॉक्टर को दिखाएं, मैं फ़ोन रखता हूँ। मशारिफ के वालिद साहिब जब आएँ तो इन्हें इदारे भेज दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हयाम के ऊंची आवाज़ में बोलने पर सबने अपनी हंसी दबाई, जबकि प्रोफेसर उमर ने फ़ौरन जवाब दिया। फिर जैसे जैसे हयाम बात करती गई वैसे वैसे वो मशारिफ के बाजू पर थप्पड़ मारती गई, जबकि एक दफ़ा इसने मशारिफ के बाल भी खींचे, जिस पर मशारिफ ने इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। जबकि आखिर में हयाम ने ठेठ देसी माओ वाली हरकत की तो प्रोफेसर उमर जब्त से जवाब देते कॉल काट गए, जबकि इनके कॉल काटने पर मशारिफ का कहका हवा में बुलंद हुआ। जबकि हयाम की एक्टिंग पर सब ने इसे दाद पेश की, फिर उठते अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। एजेंट ग्रे, तुम्हें इन 7 दोस्तों में शामिल होना होगा और पता करना होगा कि इनमें से हमारा टारगेट कौन सा है। ओके चीफ। याद रहे, हम गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते एजेंट ग्रे। अगर शाजिल मिराज या इसके दरिंदों को जरा सा भी तुम पर शक हो गया तो वो तुम्हें मार देगा। तुम्हें हर हाल में अपनी हिफाजत करनी है और अपना टारगेट ढूंढ कर लाना है। चीफ की बात सुनते सामने खड़ी लड़की अपनी कमर पर हाथ बांधती फौरन बोली, जिस पर चीफ ने एक बार फिर जवाब दिया तो वो लड़की हाँ में सर हिलाती सैल्यूट करती वहां से निकलती चली गई। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद एजेंट ग्रे अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मिशन पर रवाना हो गई, जबकि पीछे इसके साथियों ने इसके लिए कामयाबी की दुआ की। आज मौसम अब्बर आलूद था, हल्की हल्की ठंडी हवा के साथ बारिश की नमी भी महसूस होती थी। वो सातों दोस्त इस वक्त अपनी क्लास में बैठे एक दूसरे से बातों में मसरूफ थे, जब एक लड़की इनके पास आती खड़ी हुई। मशारिफ कमाल, तुमसे मिलने कोई आया है, बाहर ग्राउंड में तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर मूड हो तो जाकर मिल लो इस बेचारे से। नहीं, मेरा मूड नहीं, तुम ही मिल लो जाकर। क्यों, तुम्हारा मूड क्यों नहीं है? इस लड़की की बात सुनते मशारिफ मुंह बनाता बोला। इससे पहले वो लड़की कुछ बोलती किसी ने पीछे से मशारिफ के सर पर जोरदार थप्पड़ मारा और हल्के गुस्से से बोला तो जाजिब कमाल को अपने सामने देखते सबने अपनी हंसी दबाई, जबकि मशारिफ ने खा जाने वाली नजरों से जाजिब को घूरा। बाबा की फजूल औलाद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो एक लेटर की वजह से यहाँ आया था। ये लेटर मुझे एलिफ ने दिया था। लेटर? कैसा लेटर? मशारिफ के सवाल पर जाजिब मुस्कुराता हुआ एक पिंक लिफाफा इसे दिखाता बोला तो मशारिफ ने परेशानी से सवाल दागा। तुम्हारी महबूबा की तरफ से है। मैंने इसे पढ़ने की गलती कर ली मगर सिर्फ आधा ही पढ़ा, इससे आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। वैसे तुम्हारी महबूबा तुम्हारे साथ रात गुजारने के लिए बहुत बेताब है। तुम रात गुजार ही क्यों नहीं लेते अपनी कैन के साथ? थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। मैं इस पर नज़रसानी ज़रूर करूँगा। वैसे मुझे नहीं पता था बाबा तुम्हें ये तमीज़ सिखाना भूल गए हैं कि किसी की प्राइवेट चीज़ें नहीं पढ़ते। क्यों, तुम भी तो मेरी पढ़ते थे जब मेरा ऐसा कोई लेटर तुम्हारे हाथ लगता था। मैंने पढ़ लिया तो क्या हो गया? जाजिब की बात समझते सब लड़कियों के चेहरे लाल हुए, जबकि सब लड़कों ने अपनी हंसी दबाई। उमैस और मशारिफ को इस तरह के बेतहाशा खत मिलते थे जिन्हें वो पढ़ने की जहमत किए बगैर ही जला दिया करते थे। जाजिब की बात पर मशारिफ इसके हाथ से खत छीनता बोला तो जाजिब ने फौरन जवाब दिया, जिस पर मशारिफ ने इसे घूर कर देखा। मैं कभी ऐसी अश्लील हरकतें नहीं करता था। बिल्कुल करते थे, और तुम ना सिर्फ खुद पढ़ते थे बल्कि वो खत जोर जोर से पढ़कर बाबा और बच्चों को भी सुनाते थे और फिर बाबा से जलील भी होते थे। अब मैं भी बाबा को ये खत पढ़कर सुनाऊंगा, इन्हें भी तो पता चले उनका लाडला बेटा यूनी के नाम पर क्या क्या करता फिर रहा है। अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना जाजिब तो मैं कसम खा रहा हूँ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मशारिफ की बात सुनते जाजिब मुस्कुराता बोलता इसके हाथ से लेटर छीन गया, जिस पर मशारिफ का चेहरा गुस्से से लाल हुआ। फिर वो जाजिब को धमकी देता इससे लेटर छीनकर फाड़ता डस्टबिन में फेंकता वहां से चला गया, जबकि इसकी शक्ल देखते सबने कहका लगाया। फिर जाजिब इन सब को मिलता अपने ऑफिस की तरफ रवाना हुआ। आज मेरा पूरा घर मेरी यूनी में क्यों घूम रहा है? मतलब आप यहाँ मुझसे मिलने आई हैं? इतनी याद आ रही थी मेरी। मशारिफ क्लास से निकलता ग्राउंड की तरफ बढ़ा ही था कि इसे सामने से शीजल आती दिखाई दी, जिस पर मशारिफ जलकर बोला तो शीजल ने परेशानी से सवाल किया। शीजल के सवाल पर मशारिफ अपने सीने पर हाथ बांधता बोला तो शीजल ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। बिल्कुल, मुझे मेरे लाडले बेटे की याद आ रही थी और फिर तुम्हारे बाबा ने भी मुझे भेजा था। वैसे आने वाले तो वो भी थे मगर फिर इन्हें ज़रूरी काम से जाना पड़ा। मुझे इन्होंने ड्राइवर के साथ भेज दिया। यहाँ आना भी ज़रूरी था ना, इसलिए। क्यों, यहाँ आना क्यों ज़रूरी था? और बाबा यहाँ क्यों आ रहे थे? वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर उमर हैं। इनका लेटर मिला था कमाल साहब को। इसमें लिखा था कि इन्हें यूनिवर्सिटी किसी ज़रूरी बात के लिए बुलाया जा रहा है, इसलिए तुम्हारे बाबा और मैं दोनों आ रहे थे। शीजल की बात सुनते मशारिफ ने परेशानी से सवाल किया तो शीजल मुस्कुराती हुई बोली। फिर अपने ब्रांडेड हैंडबैग से लेटर निकालती मशारिफ को दिखा गई। लेटर पढ़ते मशारिफ को ठंडे पसीने आने लगे। वो ये बात तो भूल ही गया था कि आपकी कंप्लेन होने की सूरत में यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर घर पर ज़रूर जाता है। तो लिटिल मॉम, आज तो प्रोफेसर उमर यूनिवर्सिटी आए ही नहीं। आप किससे मिलेंगी? आप घर जाएं और आराम करें। नहीं मशारिफ, तुम्हारे बाबा ने कॉल करके पूछा था। इन्होंने कहा प्रोफेसर उमर हमारे मुंतजिर हैं। मगर मॉम देखे ना, बारिश का मौसम हो रहा है। आप घर जाएं फिर कभी मिल लेना। इसमें मसला क्या है? प्रोफेसर उमर कहीं भाग थोड़ी रहे हैं।
मशारिफ थूक निकलता बहाना बनाता बोला तो शीजल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस पर मशारिफ फौरन बोला तो शीजल ने इसे घूर कर देखा। मशारिफ, क्या तुम्हें मुझे अपने प्रोफेसर से अपनी मॉम की हैसियत से मिलवाने में शर्मिंदगी हो रही है? नहीं लिटिल मॉम, मैं भला क्यों शर्माऊंगा? आप भूल गई आपके वलीमे पर सबसे ज्यादा रौनक मैंने ही लगाई थी। अगर ऐसा होता कि मुझे आपको किसी से मिलवाने में शर्म आती तो मैं वलीमे का मशवरा क्यों देता भला? मैं बस बाबा की इस फजूल औलाद की तरह मुंह फुला लेता। बुरी बात मशारिफ, बड़ा भाई है वो तुम्हारा, और तुम्हें मुझे अपने प्रोफेसर से मिलवाने में शर्म नहीं आ रही ना, तो बस ठीक है, मैं इनसे मिलकर ही जाऊंगी आज। हटो तुम रास्ते से। शीजल का सवाल सुनते मशारिफ फौरन बोला तो शीजल ने इसे घूरते जवाब दिए, जिस पर मशारिफ ने मुंह बनाया, मगर शीजल इसे इग्नोर करती आगे की जानिब बढ़ी तो इसे सामने से मशारिफ के बाकी दोस्त आते दिखाई दिए, जिस पर शीजल हल्का सा मुस्कुरा दी। अस्सलाम वालेकुम लिटिल मॉम, आप यहाँ? खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं वो मशारिफ के प्रोफेसर से मिलने आई हूँ। मुझे ये बताओ प्रोफेसर उमर कहाँ मिलेंगे मुझे? वो तो अपने स्टाफ रूम में होंगे लिटिल मॉम। सबके इकट्ठे एक ही सवाल करने पर शीजल ने मुस्कुराते हुए इन्हें देखा, फिर फौरन बोली तो अंजिला ने परेशानी से जवाब दिया, जिस पर मशारिफ ने अपना माथा पीटा। अच्छा, स्टाफ रूम किधर है इनका? मगर आप इनसे क्यों मिलने आई हैं? वो यूनिवर्सिटी वालों ने लेटर भेजा था कि प्रोफेसर उमर मिलना चाहते हैं। मैं और कमाल साहब दोनों ही आने वाले थे, मगर इन्हें ज़रूरी काम से जाना पड़ा तो फिर बस मैं ही आ गई। शीजल के सवाल पर हयाम ने परेशानी से सवाल किया तो शीजल ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर इन सब दोस्तों ने हैरानगी से एक दूसरे को देखा। इन सब के चेहरे के रंग उड़ते देखकर शीजल परेशान हुई। क्या हुआ बच्चों, सब खैरियत? जी लिटिल मॉम, सब खैरियत है। तो फिर बताओ प्रोफेसर उमर का स्टाफ रूम कहाँ है? शीजल के सवाल पर सलार फौरन बोला तो शीजल ने मुस्कुराकर सवाल किए, जिस पर इन सब ने एक दूसरे को परेशानी से देखा। शीजल अख्तर, राइट? अरे उमर भाई, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ पर प्रोफेसर हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो पाकिस्तान में थी ना? अभी इनमें से कोई कुछ बोलता जब एक जानी पहचानी आवाज़ शीजल के कानों से टकराई, जिस पर शीजल फौरन मुड़ी। अपने सामने अपनी दोस्त के भाई को देखते शीजल ने हैरान होते जवाब दिया तो उमर मुस्कुरा कर बोला, जिस पर शीजल ने नज़रें झुकाते गहरा सांस भरा। बस नसीब ले आया तुर्की तक। हाँ, मुझे लाइबा ने बताया था कि तुम्हारी शादी हो गई है, तो तुम अपने हस्बैंड के साथ यहाँ तुर्की शिफ्ट हो गई हो। जी, वो तो पहले ही तुर्की रहते थे, शादी के बाद मैं भी यहीं शिफ्ट हो गई। वैसे भी अब्बू की डेथ के बाद पाकिस्तान में अम्मी के सिवा मेरा अपना कोई रहा नहीं था जो मैं वहाँ रुक जाती। शीजल की बात सुनते उमर ने मुस्कुराकर सवाल किया तो शीजल ने उदासी से जवाब दिया, जिस पर उमर ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, मुझे तुम्हारे अब्बू की डेथ का बताया था लाइबा ने, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। खैर, अब तुम यहाँ हो तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ौरन बताना, झिझकना नहीं। मैं सिर्फ लाइबा का ही नहीं तुम्हारा भी भाई हूँ। वैसे तुम यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आई हो? नहीं, वो मैं एक प्रोफेसर से मिलने आई थी अपने बेटे के सिलसिले में। बेटे के सिलसिले में? आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। उमर की बात सुनते शीजल ने हाँ में सर हिलाया तो उमर ने फौरन सवाल किया, जिस पर शीजल ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो उमर ने परेशानी से इसे देखते सवाल किया, जिस पर शीजल ने हाथ में पकड़ा लेटर इसकी जानिब बढ़ाया, जबकि प्रोफेसर उमर और शीजल की पुरानी जान पहचान निकलते देखकर मशारिफ का दिल किया ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। खैर, ऐसी कैफियत तो इसके सब दोस्तों की भी थी। उमर ने लेटर पकड़कर पढ़ते परेशानी से पहले शीजल को, फिर पास खड़े मशारिफ को देखा। तुम मशारिफ कमाल की क्या लगती हो? मैं मशारिफ की स्टेप मॉम हूँ। दरअसल मशारिफ के फादर और मैं दोनों ही यूनिवर्सिटी आ रहे थे, मगर इन्हें एक ज़रूरी काम से जाना पड़ा, इसलिए इन्होंने मुझे कहा मैं खुद ही यूनिवर्सिटी चक्कर लगा लूँ। और मैं कब से इन्हें प्रोफेसर का पूछ रही हूँ, मगर ये लोग बता ही नहीं रहे कि वो प्रोफेसर उमर कहाँ मिलेंगे। और मशारिफ की बायोलॉजिकल मदर, वो कहाँ है? लेटर पर स्टूडेंट नेम के खाने में मशारिफ का नाम देखते उमर ने परेशानी से सवाल किया तो शीजल ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर उमर ने परेशानी से सवाल किया। इनकी डेथ को तो 25 साल हो गए हैं उमर भाई। तुम जिस प्रोफेसर से मिलने आई हो वो मैं ही हूँ। ओ अच्छा, तो आप मशारिफ के प्रोफेसर हैं? हाँ, गलती से मैं ही इसका प्रोफेसर हूँ। तुम आओ मेरे साथ। और मिस्टर मशारिफ कमाल, इन माई रूम नाउ। शीजल की बात सुनते उमर हाथ में पकड़ा लेटर शीजल को पकड़ाता बोला तो शीजल ने परेशानी से जवाब दिया, जिस पर उमर ने मशारिफ को कहा जाने वाली नजरों से घूरते जवाब दिया और फिर शीजल को लेता मशारिफ को हुक्म देता वहां से चला गया। जबकि मशारिफ ने रोनी सूरत बनाते अपने दोस्तों को देखा तो जयान और सलार मुस्कुराते हुए इसके पास आए। कोई बात नहीं मेरा भाई, चला हम तुझे प्रोफेसर के रूम तक छोड़ कर आए। मर जाओ तुम कमीनों सालों, सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, हमारी वजह से। हमने तुझे कहा था वलीद को पीट और फिर जाकर प्रोफेसर के सामने बकवास करके हयाम की बात करवा दे। अब चल शाबाश, मेरे को नहीं जाना, बचा ले मेरे को। जोयान की बात सुनते मशारिफ गुस्से से बोला तो सलार ने मुंह बनाते जवाब दिया, जिस पर मशारिफ ड्रामे लगाता बोला तो सलार और जोयान इसे खींचकर प्रोफेसर उमर के रूम के बाहर लाए और फिर दरवाज़ा खोलते इसे अंदर धक्का दिया तो प्रोफेसर उमर ने घूर कर इसे देखा। मशारिफ कमाल, क्या तुम स्टाफ रूम में आने की मैनर्स भी भूल चुके हो? सॉरी सर,
हैव अ सीट मिसेस कमाल। प्रोफेसर उमर के सवाल पर मशारिब सर झुकाता बोला तो प्रोफेसर उमर ने हाथ के इशारे से शीजल को बैठने का कहा, जिस पर शीजल मुस्कुराती हुई कुर्सी पर बैठी। तो प्रोफेसर उमर अपना कोट उतारकर हैंग करते अपनी सीट संभाल गए, जबकि मशारिब आता इंतहाई शरीफ बच्चों की तरह सर झुकाते टेबल के पास खड़ा हुआ। मिसेस कमाल, आपको इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे शीजल कह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शीजल, मैं चाहता था मिस्टर कमाल खुद आते ताकि मैं इनसे क्लियरली बात कर सकता। मैं तुमसे भी बात कर सकता हूँ मगर प्रोफेसर उमर के बोलने पर शीजल इनकी बात काटती बोली तो इन्होंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। फिर फौरन बोले और आखिर में मशारिब को एक नज़र देखते अपनी बात अधूरी छोड़ गए, जिस पर शीजल हल्का सा मुस्कुराई। आप बेफिक्र रहें, मशारिब कमाल मेरे अंडर कंट्रोल है, आप खुलकर बात करें और आप बेफिक्र रहें, मैं कमाल साहिब से हमारी मीटिंग ज़रूर डिस्कस करूंगी। मशारिब पढ़ाई में तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बल्कि यूँ कहना गलत नहीं होगा कि इसका पूरा ग्रुप पढ़ाई में A1 है। मगर तुम इसकी मदर हो तो समझती होगी ये शरारती भी बहुत है। जी मैं समझती हूँ, दरअसल मशारिब हमारे घर का लाडला है, इस वजह से वो इतना शरारती है। शीजल की बात पर प्रोफेसर उमर हाँ में सर हिलाते बोले तो शीजल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस पर प्रोफेसर उमर ने हाँ में सर हिलाया। शीजल, शरारत तो ठीक है बंदा करे, मगर मशारिब कमाल साहिब यूनिवर्सिटी में सिर्फ शरारत नहीं करते, वो गुंडागर्दी भी करते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को बिला वजह पीट भी देते हैं। मशारिब की बहुत से स्टूडेंट्स ने बहुत बार कंप्लेन की है कि मशारिब हमें मारता है, मगर यूनिवर्सिटी ने इसके अच्छे स्कोर की वजह से हमेशा इन कंप्लेंट्स को इग्नोर किया है। मगर इस बार मशारिब ने हद कर दिया है, इसने अपने एक क्लासमेट को इतनी बुरी तरह मारा है कि इसका होंठ फट गया और नाक से भी खून आने लगा। हमें इसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल भेजना पड़ा और इसके पेरेंट्स को भी बताना पड़ा। अपने बेटे की हालत देखते वलीद के वालिदैन मशारिब पर पुलिस केस करना चाहते थे। मैंने और यूनिवर्सिटी के डीन ने बहुत मुश्किल से इनसे रिक्वेस्ट करके इन्हें पुलिस कंप्लेंट करने से रोका है और इस बात की जिम्मेदारी ली है कि यूनिवर्सिटी मशारिब के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। यही वजह थी कि हमने मिस्टर कमाल को यूनिवर्सिटी बुलाया था, मगर मशारिब साहिब का कहना था कि इनके वालिद साहिब अमेरिका गए हैं बिजनेस डील की वजह से। जब मैंने इनसे कहा अपनी वालदा को लेकर आए यूनिवर्सिटी तो इन्होंने मुझसे कहा वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और वो ज़्यादा सफ़र भी नहीं कर सकती। मैंने कहा ठीक है, आप मेरी कॉल पर बात करवा दें, तो इन साहिब ने पता नहीं किस अधेड़ उम्र खातून से मेरी बात करवा दी, ये कहकर कि ये मेरी वालदा हैं, और इन खातून ने भी मुझ पर यही जाहिर किया कि मशारिब इनका ही बेटा है। इतनी इमेच्योर हरकत, मैं हैरान हूँ इस शख्स के दिमाग पर। अब आप बताएं हम क्या करें, ये साहिब तो नकली वालदैन तक बना लेते हैं। मशारिब, ये मैं क्या सुन रही हूँ, और कौन थी वो खातून जिसने तुम्हारी मदर बनकर बात की? लिटिल मॉम, आई एम सॉरी, मैं आइंदा नहीं करूँगा। शीजल प्रोफेसर उमर की बातें सुनती हैरानगी से कभी इन्हें देखती कभी मशारिब को। फिर इनकी बात खत्म होने पर शीजल हल्के गुस्से से बोली तो मशारिब ने मजीद सर झुकाते फौरन जवाब दिया, जिस पर शीजल ने इसे घूर कर देखा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मशारिब, कौन थी वो खातून? मॉम सॉरी मैम, मैंने पूछा कौन थी वो? शीजल के गुस्से से बोलने पर मशारिब फौरन बोला। इससे पहले मशारिब अपनी बात दोबारा दोहराता शीजल गुस्से से टेबल पर हाथ मारती खड़ी होती बोली, जो कि शैतानों के चाचा चीबर 23 साल शीजल कमाल का रोब देखते प्रोफेसर उमर हैरान हुए। सही कहते हैं, माँ चाहे जिस उम्र की भी हो, इसका एक अलग रोब ही होता है बच्चों पर। वो कोई अधेड़ उम्र औरत नहीं थी मॉम, वो मेरी दोस्त हयाम थी। शाबाश बेटे, तुम्हारे इस ड्रामे में और कौन कौन शामिल है? और तुमने वलीद को क्यों मारा? तुम यूनिवर्सिटी ये सब कुछ करने आते हो? मशारिब के मुंह से हयाम का नाम सुनते प्रोफेसर उमर की आंखें फटी। वो कल की आई लड़की इनकी आंखों में धुआं झोंक चुकी थी, वो भी इतनी सफाई से कि प्रोफेसर उमर को जरा भी शक ना हुआ। जबकि मशारिब के मुंह से हयाम का नाम सुनते शीजल इसके सामने खड़ी होती गुस्से से बोली तो मशारिब एक नज़र इन्हें देखा, जो इस वक्त बेबी पिंक ब्रांडेड फ्रॉक में खड़ी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। वो वलीद ने मरियम को इसकी इजाज़त के बगैर टच किया था तो तुम्हारे प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी में, तुम इनको कंप्लेन करो ना कि खुद हाथ उठाओ। तुम्हें ये सब सिखाया कमाल साहिब और मैंने? जाओ जाकर हयाम को बुला कर लाओ। मशारिब की बात सुनते शीजल इसकी बात काटती बोली तो मशारिब ने परेशानी से इसे देखा। पर मॉम वो, मैंने कहा जाओ मशारिब। आई एम सॉरी प्रोफेसर, मैं मशारिब के इस बिहेवियर पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं वलीद के पेरेंट्स से मिलकर खुद माफ़ी मांगना चाहती हूँ और हम हर किस्म के कॉम्पनसेट के लिए भी तैयार हैं। अभी मशारिब बोला ही था कि शीजल इसे दरवाजे की तरफ इशारा करती बोली, जिस पर मशारिब फ़ौरन से बाहर की जानिब बढ़ा तो शीजल वापस अपनी कुर्सी पर बैठती बोली, जिस पर प्रोफेसर उमर ने हाँ में सर हिलाया। फिर 2 मिनट बाद हयाम भी स्टाफ रूम में मशारिब के साथ दाखिल हुई। मिस हयाम, आप अपने पेरेंट्स को अभी फ़ोन करके बुलाएं। सर, मेरे पेरेंट्स रशिया में होते हैं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तुर्की में आपकी कफालत का जिम्मा किस पर है? प्रोफेसर उमर के गुस्से से बोलने पर हयाम ने फ़ौरन जवाब दिया तो प्रोफेसर उमर ने गुस्से से सवाल किया, जबकि शीजल ने हयाम को देखते नफ़ी में सर हिलाया। मेरे छोटे भाई पर, इन्हें यूनिवर्सिटी बुलाएं अभी। मगर सर वो, मिस हयाम मैंने कहा अभी।
हयाम की बात सुनते प्रोफेसर उमर गुस्से से बोले तो हयाम ने फौरन जवाब दिया। इससे पहले कि हयाम अपना जवाब पूरा करती, प्रोफेसर उमर गुस्से से इसकी बात काटते बोले तो हयाम ने हाँ में सर हिलाते कॉल मिलाई, जो पहली बेल पर ही रिसीव कर ली गई। हेलो, मुझे दो फोन। हयाम को हेलो करते देखकर शीजल गुस्से से बोली तो हयाम ने फौरन से मोबाइल शीजल को पकड़ाया, जबकि शीजल मोबाइल पकड़ते ही स्पीकर पर डाल गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? आप कौन बात कर रहे हैं? मतलब आप हयाम के क्या लगते हैं? शीजल की बात सुनते मोबाइल के स्पीकर से एक 24-25 साल के लड़के की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर शीजल ने गुस्से से सवाल किया। मैं हयाम का छोटा भाई हूँ। आप कौन हैं? मैं हयाम के दोस्त की मदर बात कर रही हूँ। आप हयाम की यूनिवर्सिटी आए, मुझे और हयाम के प्रोफेसर को आपसे ज़रूरी बात करनी है। जी ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हयाम के भाई की बात सुनते शीजल फ़ौरन बोली तो हयाम के भाई ने फ़ौरन जवाब दिया और फिर कॉल काट गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हयाम। मगर लिटिल मॉम, चुप करो, तुम्हारा भाई आ ले फिर बात करेंगे। शीजल की बात सुनते हयाम फौरन बोली तो शीजल इसकी बात काटती बोली, जिस पर हयाम ने सर झुकाया, जबकि शीजल प्रोफेसर उमर से वलीद का हाल अहवाल पूछने में मसरूफ हो गई। दोपहर के 12 बजे का वक्त था। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी पर सीधी धूप पड़ने की वजह से सबका गर्मी से बुरा हाल था। ऐसे में इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के ब्लॉक फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में आओ तो प्रोफेसर उमर के स्टाफ रूम के बाहर उमैस, सलार, जोयान, मरियम और उंजिला खड़े मशारिब और हयाम का इंतजार कर रहे थे, जो पिछले आधे घंटे से स्टाफ रूम में मौजूद थे। यार, कब तक बाहर आएंगे दोनों? पता नहीं। उंजिला, तुम्हारा जानू तुमसे मिलने आया है। मरियम के सवाल पर जोयान कंधे उचकाता बोला तो मरियम ने गहरा सांस भरा। तभी सामने से 3 लड़कों को तेजी से अपनी तरफ आता देखकर सलार मुस्कुराता बोला तो सब लोगों ने परेशानी से इस तरफ देखा जहां से वो तीनों लड़के चलते आ रहे थे। इनमें से 2 ने काले मास्क से अपना चेहरा ढका हुआ था, जबकि एक लड़का इनसे थोड़ा पीछे चलता आ रहा था। इसका चेहरा किसी भी किस्म के मास्क से ढका हुआ नहीं था। इन तीनों में से एक लड़के को तो वो सभी जानते थे, वो नाइट किंग था। नाइट किंग को अपनी यूनिवर्सिटी में देखते उंजिला की हैरत से आंखें फटी, जबकि उंजिला को देखते नाइट किंग अपने साथ चलते शख्स को हल्का सा कुछ कहता सीधा उंजिला की तरफ आया, जबकि दूसरे मास्क वाले शख्स ने इसे घूर कर देखा और फिर वो प्रोफेसर उमर के रूम का दरवाजा नॉक करता अंदर की जानिब चला गया, जबकि वो तीसरा शख्स भी इस मास्क वाले लड़के के साथ अंदर की जानिब बढ़ा। नाइट किंग मुस्कुरा कर आता उंजिला के पास खड़ा हुआ और फिर इसने उंजिला की कमर में हाथ डालते इसे अपने सीने से लगाते मास्क के साथ ही इसका माथा चूमा तो उंजिला का चेहरा लाल हुआ, जबकि इसके बाकी दोस्तों ने अपनी हंसी दबाई। वैसे भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे प्रोफेसर उमर ने बुलाया था। इन्होंने क्यों बुलाया था? सलार के सवाल पर नाइट किंग फौरन बोला तो उंजिला इससे थोड़ा दूर होती परेशानी से बोली, जिस पर नाइट किंग ने इसे घूर कर देखा। तुम्हारी दोस्त हयाम का मुंह बोला छोटा भाई हूँ मैं, और जो 2 लोग अभी अंदर गए हैं इनमें से जो वो मास्क वाला था वो हयाम का मुंह बोला बड़ा भाई है। वैसे हयाम ने किया क्या है जो हमें यहाँ बुलाया गया है? नाइट किंग की बात सुनते इन सबके मुंह खुले। फिर मरियम ने परेशानी से पूरी स्टोरी सुनाई तो नाइट किंग ने नफी में सर हिलाते गहरा सांस भरा, जिस पर सबने इसे परेशानी से देखा। खैर मनाओ फिर अपनी दोस्त की आज, क्योंकि जो अंदर हयाम के प्रोफेसर को मिलने गया है वो हयाम को इसकी इस हरकत पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मगर इसका नाम क्या है? डिमॉन। डिमॉन नाम है इसका। नाइट किंग की बात सुनते जोयान ने परेशानी से सवाल किया तो नाइट किंग फौरन बोला, जिस पर सलार ने मुंह बनाया। यार, तुम दोनों भाइयों के नाम बहुत अजीब है। असल नाम बताओ ना, जैसे एंजल का हयाम, वैसे नाइट किंग का और डिमॉन का क्या है? जब सही वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। अभी जो नाम बताएं इन्हें ही याद कर लो। सलार की बात सुनते नाइट किंग फौरन बोला तो सलार मुंह बनाता वापिस से बेंच पर बैठा, जबकि नाइट किंग ने शिद्दत से हयाम के लिए दुआ की। वो दोनों हयाम और मशारिब अभी स्टाफ रूम में खड़े शीजल की डांट सुन ही रहे थे जब अचानक स्टाफ रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ और फिर एक मास्क वाला और दूसरा बिना मास्क वाला लड़का अंदर दाखिल हुआ तो प्रोफेसर उमर ने परेशानी से इन दोनों को देखा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हयाम का बड़ा भाई हूँ और ये मेरा असिस्टेंट है। आपने फ़ोन पर यूनिवर्सिटी आने का बोला था, सब खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, प्लीज़ हैव अ सीट। योर गुड नेम? आप मुझे मिस्टर डी बुला सकते हैं। डिमॉन की आवाज़ और इसकी बात सुनते हयाम का सांस खुश्क हुआ, जबकि प्रोफेसर उमर फौरन बोले तो डिमॉन कुर्सी पर बैठता बोला, जबकि इसका असिस्टेंट हारिस इसके पीछे मौद्दिब सा खड़ा हुआ। डिमॉन की पर्सनैलिटी देखते तो एक दफ़ा मशारिब को भी डर लगा, मगर वो खामोशी से खड़ा रहा, जबकि शीजल डिमॉन के पास वाली कुर्सी थोड़ी सी अपनी तरफ करती इस पर बैठी। मिस्टर डी, आपकी बहन ने मशारिब की वालदा और एक अधेड़ उम्र खातून बनकर मुझसे फ़ोन पर बात की है, जबकि असल में मशारिब की वालदा ये हैं। मशारिब ने एक लड़के को मारा पीटा था और यूनिवर्सिटी ने इसी सिलसिले में मशारिब के वालदा से रब्ता किया था, मगर आपकी बहन ने फ़ोन पर बात करके यूनिवर्सिटी के ना सिर्फ रूल्स का मजाक उड़ाया है बल्कि मशारिब की गुंडागर्दी में भी इसका पूरा साथ दिया है। अब ऐसे में यूनिवर्सिटी इन दोनों के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकती है या फिर इन्हें सस्पेंड भी कर सकती है, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई का बहुत हर्ज होगा। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सस्पेंड करें। मगर भाई वो
प्रोफेसर उमर की बात सुनते डिमोन ने घूर कर हयाम को देखा, फिर फौरन बोला तो सबने इसे हैरानगी से देखा। फिर हयाम 2 कदम आगे बढ़ती बोली तो डिमोन की गुस्सीली आंखें देखकर हयाम खामोश होती वापस अपनी जगह खड़ी होती, सर झुका गई। देखें, बच्चों के फाइनल्स आने वाले हैं, इसलिए हम इन्हें सस्पेंड नहीं कर रहे। हम बस इतना चाहते हैं कि मशारिब वलीद से माफ़ी मांगे। जबकि हयाम एक सॉरी लेटर लिखकर यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाए और दोनों बच्चे यकीन दहानी करवाएं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, तो यूनिवर्सिटी बच्चों को माफ़ करने के लिए तैयार है। ठीक है प्रोफेसर उमर, दोनों बच्चे ऐसे ही करेंगे। हया, शायद तुम्हें कुछ कहना चाहिए। प्रोफेसर उमर की बात सुनते शीजल फौरन बोली तो डिमोन ने हयाम को घूर कर देखते सवाल किया, जिस पर हयाम 2 कदम आगे बढ़ी। सॉरी प्रोफेसर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप सॉरी लेटर लिखकर एडमिनिस्ट्रेटर को जमा करवा दें। आप बेफिक्र रहें सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो हारिस रशिया की टिकट मिल जाएगी ना? हयाम की बात सुनते प्रोफेसर उमर फौरन बोले, जिस पर हयाम और मशारिब ने हाँ में सर हिलाया। फिर डिमोन गहरा सांस भरता बोला और हयाम को धमकी लगा गया, जबकि हयाम और मशारिब मुंह लटकाते बाहर निकले, जबकि डिमोन और शीजल अंदर ही बैठे प्रोफेसर उमर से बात करने में मसरूफ हो गए। वो दोनों जैसे ही बाहर निकले तो नाइट किंग को सामने देखते हयाम भागकर आती इसके सीने से लगी। ये डिमोन कहाँ से आ गया? मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के लिए ही निकल रहा था कि इसने मेरे पैलेस पर छापा मार दिया, बस फिर मुझे इसे बताना पड़ा और वो खुद ही यहाँ आ गया। हयाम के सवाल पर नाइट किंग फौरन बोला तो हयाम ने मुंह बनाया। तभी शीजल और डिमोन आते इनके पास खड़े हुए। तुम्हें यहाँ ये सब करने के लिए भेजा गया है? नहीं तो, सब इसकी गलती थी, इसकी वजह से हुआ। इसने मुझे कहा था बात कर लो। वो तुम्हें कहेगा तो तुम यूनिवर्सिटी की छत से भी छलांग लगा दोगी। डिमोन के सवाल पर हयाम किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाती मशारिब की तरफ इशारा करती बोली तो शीजल ने मशारिब को गुस्से से देखा। जबकि डिमोन ने एक आईब्रो उचकाते सवाल किया तो हयाम ने फौरन नफी में सर हिलाया, जिस पर डिमोन ने हयाम का जबड़ा अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में लिया तो हयाम ने सांस रोकते इसे देखा। तुम्हें यहाँ जिस काम के लिए भेजा गया है सिर्फ वो करो। मैं वही कर रही हूँ डिमोन, मैं अपनी डिग्री पर पूरी तवज्जो दे रही हूँ और मैं सैयद ज़ोयान अलवी का भी पूरा ख्याल रख रही हूँ। गुड, सिर्फ ख्याल ही रखना, कुछ और मत करना हया, क्योंकि मैं तुम्हें अभी से ही साफ बता दूं, मुझे पॉलिटिशियन से सख्त नफरत है। वो 1 नंबर के झूठे मकार और धोखेबाज होते हैं। अगर कल को तुम मेरे पास किसी पॉलिटिशियन की सिफारिश लेकर आई तो मैं इस पॉलिटिशियन का गोश्त इसकी हड्डियों से अलग करने में ज़रा वक्त नहीं लगाऊंगा। डिमोन अपनी सी ग्रीन आंखों में गुस्से की लाली लिए बोला तो सबने परेशानी से एक दूसरे को देखा। जबकि हयाम हिम्मत करती बोली तो डिमोन ने गुस्से से जवाब देते एक झटके से हयाम का जबड़ा छोड़ा, जिस पर हयाम ने आंखों में आंसू लिए इसे देखा तो डिमोन ने इसे अपने सीने से लगाते नाइट किंग को घूरा। और तुम भी सुन लो, एक जगह पक्का रहना, अगर तुम इधर उधर गए तो जिंदा मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों को क्या लगता है कि सिर्फ तुम दोनों ही अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नजर रख सकते हो? मैं भी रख सकता हूँ, और चाहे मैं फ्रांस हूँ, तुर्की या इटली, मुझे तुम दोनों की एक एक मिनट की रिपोर्ट मिलती रहती है। इसलिए अपने मिशंस पर ध्यान दो, फजूल कामों में नहीं, समझे? डी मेरा पक्का है और मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, फिक्र ना करो। तुम खड़े मेरा चेहरा क्या देख रहे हो अब? डिमोन की बात सुनते नाइट किंग फौरन बोला तो डिमोन हारिस को देखता गुस्से से बोला, जिस पर हारिस फौरन से सॉरी सर बोलता अपनी जेब से कुछ निकालता आगे बढ़ा तो सब लोग हैरान हुए। किंग, राइट बाजू। हारिस की बात सुनते नाइट किंग ने आगे बढ़ते उंजिला की राइट बाजू से शर्ट ऊंची की तो हारिस ने इसके बाजू पर एक स्टैंप लगाया। स्टैंप लगने पर उंजिला ने हल्की सी सिसकी भरी और इसकी आंखों में आंसू जमा हुए तो नाइट किंग ने फौरन इसे अपने सीने से लगाते इसकी बाजू को हल्का हल्का रब किया, जबकि बाकी सब तो इन्हें हैरानगी से देख रहे थे। हारिस जैसे ही पीछे हुआ तो हयाम ने एक नज़र ज़ोयान को देखते डिमोन को देखा, जिस पर डिमोन ने अपना आईब्रो उचकाया। कुछ कहना चाहती हो? भाई वो अच्छा है, प्लीज़। बच्चे हमेशा बाप पर जाते हैं और इसका बाप कैसा है मुझे बताने की ज़रूरत है तुम्हें? डिमोन के सवाल पर हयाम नम आंखों से बोली तो डिमोन ने एक तीखी मुस्कुराहट से सवाल किया, जिस पर हयाम ने अपना चेहरा डिमोन के सीने में छुपाया तो डिमोन ने गहरा सांस भरा। डी प्लीज़ मान जाओ, देखो तुम अब फ्रांस जाओ तो पता नहीं कब वापस हो, प्लीज़ मान जाओ, मना मत करो। इट्स ओके किंग, भाई कुछ समझ कर ही मना कर रहा होगा। मुझे ब्लैकमेल करना तुम्हें खूब आता है आफत की पुड़िया। नाइट किंग की बात सुनते डिमोन ने से घूर कर देखा तो नाइट किंग फौरन बोला, जिस पर हयाम नम आवाज में बोली तो डिमोन ने हयाम को घूरते जवाब दिया, जिस पर हयाम मुंह बना गई। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं जिंदा दरगोर रखने की ताकत रखता हूँ, याद रखना। नहीं होगा कुछ गलत, इंशाल्लाह। डिमोन की बात सुनते हयाम फौरन बोली तो डिमोन ने हारिस को इशारा किया, जिस पर हारिस फौरन आगे बढ़ा तो नाइट किंग ने मुस्कुराते हुए ज़ोयान की राइट बाजू से शर्ट ऊंची की, जिस पर हारिस ने फौरन से ज़ोयान की बाजू पर स्टैंप लगाया तो ज़ोयान ने भी सिसकी भरते आंखें मीची, जबकि बाकी सबने परेशानी से एक दूसरे को देखा। भला स्टैंप लगने पर ये दोनों सिसक क्यों रहे थे किसी को समझ ना आया, जबकि ज़ोयान की बाजू पर वो एक मखसूस स्टैंप चमकते देखकर हयाम फौरन डिमोन के सीने से लगी तो डिमोन ने मुस्कुराते हुए मास्क के साथ ही इसका माथा छुआ, फिर वो आगे बढ़ता उंजिला के सर पर हाथ रख गया। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक बता देना, और कभी ये तंग करे तो बताना, इसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा मैं।
जी भाई डी, मेरा हफ्ता तो दो। डिमॉन की बात सुनते अंजुला ने डरते हुए जवाब दिया तो डिमॉन हल्का सा मुस्कुराया, जबकि हयाम फौरन से मासूम बनती डिमॉन के आगे हाथ फैलाती बोली तो नाइट किंग ने इसे घूर कर देखा। भत्ताखोर औरत, जेलस आदमी। हयाम और नाइट किंग हमेशा वाले नाम से एक दूसरे को बुलाते बोले तो डिमॉन ने नफी में सर हिलाते जेब से वॉलेट निकाला, जिस पर हयाम ने अपने पूरे दांतों की नुमाइश की तो डिमॉन ने इसमें से कुछ पैसे निकालते हयाम के हाथ में रखे। वो ब्लू वाला भी दो, और वो रेड वाला, और वो वाइट वाला भी। हयाम डिमॉन के वॉलेट में झांकती हर किस्म के नोट मांगती गई, जिस पर डिमॉन मुस्कुराकर इसके हाथ में रखता गया। अपनी पसंद के सब नोट लेते हयाम ने मुस्कुराकर डिमॉन को देखा तो डिमॉन ने नफी में सर हिलाते अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकालते उंजिला को दिए, जिस पर उंजिला ने परेशानी से हयाम को देखा। ले लो, डी कभी कभी इतने पैसे देता है। नहीं भाई, मुझे भाई भी कह रही है और ले भी नहीं रही। ले लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हमेशा खुश रहो। हयाम की बात सुनते उंजिला परेशानी से बोली। अभी इसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि डिमॉन इसकी बात काटता बोला, जिस पर उंजिला ने पैसे पकड़े तो डिमॉन इसके सर पर हाथ रखता दुआ देता हारिस और नाइट किंग को लेता वहां से चला गया। डिमॉन के जाने के बाद शीजल भी गुस्से से बिना मशारिब को देखती वहां से चली गई, जबकि जोयान ने परेशानी से अपनी शर्ट की बाजू उठाते स्टैम्प को देखा। क्या हुआ? जलन हो रही है हल्की सी। तुम्हारा और उंजिला का स्टैम्प अलग है, तुम्हें भी जलन हो रही है? उमैस के सवाल पर जोयान फौरन बोला तो सलार ने परेशानी से बोलते उंजिला से सवाल किया, जिस पर इसने हाँ में सर हिलाया। हया, ये स्टैम्प क्यों लगाया इन दोनों को और हमें क्यों नहीं लगाया? ये एक खास किस्म का स्टैम्प है जो हर दरिंदे को डॉन बनने के बाद मिलता है। ये स्टैम्प इस बात की निशानी है कि ये शख्स इस स्टैम्प वाले डॉन की मलकियत है। लेकिन इन दोनों स्टैम्प चेंज क्यों है? मशारिफ के सवाल पर हयाम फौरन बोली तो सलार ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर हयाम हल्का सा मुस्कुराई। नाइट किंग तुर्की का डॉन है और उंजिला नाइट किंग की मलकियत है। ताज का मतलब होता है बादशाह और बादशाह को इंग्लिश में किंग कहते हैं, इसीलिए उंजिला की बाजू पर ताज का स्टैम्प है। और ये बाबा रामदास का, ये पैंथर का निशान है। इस निशान को देखकर डार्क वर्ल्ड का कोई भी शख्स ये बात जान सकता है कि जोयान पैंथर की मलकियत है। हयाम की बात सुनते मशारिफ ने सवाल किया तो हयाम फौरन बोली, जिस पर सबने इसे हैरानगी से देखा। और पैंथर का निशान किस डॉन का है? रशिया की डॉन एंजल का, क्योंकि इसके पास एक पैंथर है जो कि इसका पालतू जानवर है, और जब इसका मूड ज़्यादा ख़राब होता है तो वो अपने टारगेट को अपने पैंथर के आगे डाल देती है। मगर हमें जलन क्यों हो रही है? सलार के सवाल पर हयाम मुंह बनाते बोली तो सबने अपनी हंसी दबाई, जबकि उंजिला ने परेशानी से सवाल किया, क्योंकि तुम्हारी स्किन जली है वहाँ से। अब जब स्किन जलेगी तो जलन तो होगी ना, बर्दाश्त करो। और मैं कैफ़े जा रही कुछ खाने, आना हो तो आ जाना, वरना अपने अपने घर दफान हो जाओ। हयाम मुंह बनाती बोलती आगे बढ़ी तो सबने गहरा सांस भरा। फिर वो सब लोग कैफे की तरफ रवाना हो गए। आज जब सलार कसरे सिकंदर पहुंचा तो इसे हैरानगी का झटका लगा, और वो झटका ये था कि हरम मैडम अपने कमरे से गायब थी। सिकंदर बलाज के साथ साथ फहाद और सारे मुलाजिम इसे पूरे कसर में ढूंढ चुके थे, मगर हरम का कुछ अता पता ना था। सिकंदर बलाज का तो हरम की गुमशुदगी पर बीपी हाई हो रहा था। न जाने इनकी लाडली बेटी कहाँ चली गई थी। रजिया की बात सुनते सलार सीधा सिकंदर बलाज के कमरे में आए। इन्हें सामने ही बेड पर लेटे देखकर सलार इनके पास आते खड़ा हुआ तो सिकंदर बलाज ने इसे देखते रोना शुरू किया, जिस पर सलार परेशानी से आगे बढ़ता इनका हाथ थाम गया। सर आप रोए मत, मैम मिल जाएंगी। कैसे सलार? मैं थक गया इसे ढूंढते ढूंढते। तुम कैसे ढूंढोगे? इसे अस्थमा की भी प्रॉब्लम है, पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई। सलार, मैं अपनी एक बेटी खो चुका हूँ, दूसरी खोने की हिम्मत नहीं रखता। आप बेफिक्र रहें सर, मैं ढूंढता हूँ इसे, वो मिल जाएंगी। सलार की बात सुनते सिकंदर बलाज रोते हुए बोले तो सलार ने परेशानी से जवाब दिया। फिर वो उठता बाहर निकला तो इसे सामने ही फहद खड़ा नजर आया। फहद भाई, कहाँ गई मैम? आपको पता है कुछ? नहीं सलार, मैम सुबह से गायब है, हमने पूरा कसर छान मारा है। कहाँ जा सकती हैं वो? क्या पहले भी कभी ऐसे वो गायब हुई हैं? सलार की बात सुनते फहद फौरन बोला तो सलार ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर फहद ने नफ़ी में सर हिलाया। तभी रजिया इनके पास आई। रजिया बाजी, क्या मैम पहले कभी ऐसे गायब हुई हैं? हाँ, हरम बेटी और इनकी बड़ी बहन बचपन में लुका छुपी खेलते थे। हरम बेटी छुपती और इनकी बहन इन्हें ढूंढती, मगर जब से इनकी बहन गई है इसके बाद से तो नहीं खेला इन्होंने कभी। सलार के सवाल पर फहद ने इसे घूर कर देखा, जबकि रजिया फौरन बोली तो सलार ने हाँ में सर हिलाते मशारिफ को फ़ोन करते इसे सारी सूरत हाल बताई, जिस पर सलार के सारे दोस्त फौरन से पहले कसरे सिकंदर पहुंचे। सिकंदर बलाज अपनी तबीयत की फिक्र किए बगैर फहद का सहारा लेते लाउंज में आए तो उमैस और जोयान ने आगे बढ़ते इन्हें हौसला दिया। हयाम के सिवा सलार के सारे दोस्त जो इस वक्त कसरे सिकंदर में मौजूद थे परेशानी से हरम को कसर के एक एक कोने में ढूंढने लगे, मगर नाकाम रहे। पता नहीं कहाँ चली गई है, अब क्या करें? एक शख्स है जो इसे ढूंढ सकता है, कौन है वो? सलार के सवाल पर मशारिफ फौरन बोला तो उमैस ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर उंजिला और मरियम ने भी परेशानी से इसे देखा। हयाम, वो हयाम है। हमने पूरा तुर्की छान मारा था मगर जोयान नहीं मिला, मगर हयाम ने इसे ढूंढ लिया था।
तो वो हरम को भी ढूंढ लेगी। जोयान को इसने इसलिए ढूंढ लिया था क्योंकि वो जोयान की गार्ड थी, वो हरम की गार्ड नहीं है, वो इसे कैसे ढूंढेगी? तो हरम का गार्ड तो फिर तू है, बता कहाँ है हरम? जवाब है कोई, या कोई तरीका है तेरे पास जिससे हरम मिल सके? मशारिब की बात सुनते सलार गुस्से से बोला तो मशारिब ने भी गुस्से से जवाब दिया, जिस पर उमैस ने इन दोनों को घूर कर देखा। ये वक्त लड़ने का नहीं है, अगर हरम कसर से बाहर निकल गई हुई तो बहुत मसला हो जाएगा। बाहर किस किस्म के लोग घूम रहे हैं तुम लोगों को अंदाजा भी है? जोयान तू फोन कर हयाम को, हो सकता है वो कुछ हेल्प कर दे हरम को ढूंढने में। हाँ हेलो हातिम ताई, तुम्हारी ताकत दिखाने का वक्त आ गया। हरम सिकंदर लापता है, इसे हर जगह ढूंढ लिया है, वो कहीं नहीं है। मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। उमैस की बात सुनते जोयान ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। तभी मशारिब फौरन बोला, जिस पर सबने इसे परेशानी से देखा, जबकि मशारिब हयाम का जवाब सुनता फ़ोन काट गया। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद हयाम कसरे सिकंदर में दाखिल हुई तो सब इसके पास आए। हयाम हरम नहीं मिल रही, प्लीज़ कुछ करो। रिलैक्स सलार, मैं हरम को ढूंढने का बंदोबस्त कर चुकी हूँ। सलार के परेशानी से बोलने पर हयाम फौरन बोली और फिर इसने कसरे सिकंदर के लाउंज में बने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां से एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। असल रंग तो सबके तब उड़े जब इस आदमी के साथ एक मोटे काले पैंथर को भी अंदर की जानिब आते पाया। वो काला पैंथर एक लाल रंग की लीश में कैद था। इस लीश की रस्सी इसी आदमी के हाथ में थी जो अभी लाउंज में आया था। हयाम को देखते वो काला पैंथर भागकर इसकी तरफ आया तो हयाम के सब दोस्तों ने डरते 2 कदम पीछे लिए, जबकि वो आदमी एंजल को देखते इसकी लीश छोड़ चुका था। वो काला पैंथर सीधा आता किसी बिल्ली की तरह हयाम की टांगों को चिपका तो हयाम ने इसके सर पर हाथ रखते मशारिब को देखा। क्या हुआ, डर लग रहा है? नहीं, मैं क्यों डरूंगा? अंकल आप फिक्र मत करें, मैं अपने आदमी को हरम को ढूंढने पर लगा चुकी हूँ। अगर आधे घंटे तक हरम ना मिली तो फिर हमें इसका इस्तेमाल करना होगा हरम को ढूंढने में। हयाम के सवाल पर मशारिब अटकते बोला तो हयाम ने अपनी हंसी दबाई। फिर वो सिकंदर बलाच को देखती बोली तो इन्होंने परेशानी से हाँ में सर हिलाया। तो तुम अभी ढूंढ लो ना इसके जरिए। नहीं, इसके जरिए हरम को ढूंढना रिस्की है, क्योंकि ये अगर हरम को ढूंढेगा तो 60% चांसेस हैं ये हरम को चीर फाड़ कर रख देगा, क्योंकि ये कल रात का भूखा है। अभी पहले इसका पेट भरना है ताकि हरम के मरने के चांसेस कम हो सके। मगर ये रात से क्यों भूखा है, तुम कुछ डालती नहीं इसे? सलार के सवाल पर हयाम फौरन बोली तो मशारिब ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर हयाम ने इसे घूर कर देखा। मैं 1 हफ्ते से इससे मिली नहीं, इसलिए इसने खाना पीना खुद बंद किया है ताकि मैं इससे मिलने जाऊं। हयाम की बात पर सबने हाँ में सर हिलाया। फिर हयाम के इशारा करने पर एक आदमी ने गोश्त का भरा थाल लाते जमीन पर रखा तो वो काला पैंथर एकदम से इस गोश्त पर झपटा। इसे यूं खाते देखकर मरियम और उंजिला को इससे खौफ आने लगा। वो दोनों मशारिब के बाजू पकड़ गईं, जबकि मशारिब ने इन दोनों को देखते नफी में सर हिलाया। तकरीबन आधे घंटे बाद एक आदमी हयाम के पास आता खड़ा हुआ। तस्वीर वाली लड़की कहीं नहीं मिली। तुम लोगों से कभी एक काम ढंग से हुआ भी है? दिल तो मेरा कर रहा तुम लोगों को भी ब्लैक के आगे डाल दूं। दफा हो यहाँ से। इस आदमी की बात सुनते हयाम चिल्लाती बोली तो इस आदमी ने नजरें झुकाई। मुझे हरम का कोई कपड़ा ला कर दे जो वो आम रूटीन में पहनती है। और तुम, ब्लैक का खाना हो चुका है, थाल उठा लो। हयाम पहले रजिया को देखती बोली, फिर अपने सामने खड़े आदमी से बोली तो वो हाँ में सर हिलाता इस पैंथर की तरफ बढ़ा। ब्लैक सिट। इस आदमी को थाल की तरफ जाते देखकर हयाम फौरन बोली तो वो पैंथर फौरन से जमीन पर बैठा, जबकि वो आदमी इंतहाई आराम से थाल उठा गया। फिर रजिया ने आते हरम का एक फ्रॉक हयाम को पकड़ाया तो हयाम फौरन आगे बढ़ी। अब तो इसका पेट भर गया, अब तो ये हरम को नहीं मारेगा। 50% चांसेस हैं कि मार देगा, क्योंकि इसे ट्रेन ही ऐसे किया गया है। ये ब्लैक पैंथर है, कोई शिकारी कुत्ता नहीं जो अपना टारगेट ढूंढकर भी खामोश हो जाए। तो हम शिकारी कुत्ते ही मंगा लेते हैं फिर। सलार की बात पर हयाम फौरन बोली तो जोयान ने परेशानी से जवाब दिया, जिस पर हयाम ने गहरा सांस भरा। एक तो इन्हें आने में टाइम लगेगा, दूसरा इसकी सूंघने की हिस्स शिकारी कुत्ते से 10 गुना ज्यादा है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हम हरम तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो फ़ायदा, अगर वो मिल भी गई तो ये इसे मार देगा, मेरे होते हुए नहीं। हयाम की बात पर उंजिला फौरन बोली तो हयाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर एक आदमी ने आगे बढ़ते इस पैंथर का लीश पकड़ा तो हयाम ने झुकते इसकी नाक के आगे हरम का फ्रॉक किया। हरम का फ्रॉक सूंघने की देर थी कि इस पैंथर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, जिस पर हयाम ने फाहद को देखते इसे सिकंदर बलाज के साथ यहीं रहने का इशारा किया, जबकि वो पैंथर बिदक कर खुद को छुड़ाता अपनी मखसूस आवाज में दहाड़ने लगा। ठीक 2 मिनट बाद हयाम के इशारा करने पर इस आदमी ने झुकते पैंथर के गले में बंधे पट्टे से रस्सी की हुक निकाली तो पैंथर भागकर कसरे सिकंदर से बाहर निकला, जबकि इसके पीछे पीछे हयाम ने दौड़ लगाई तो उमैस, मशारिब, सलार और जोयान भी इसके पीछे भागे, जबकि उंजिला और मरियम हरम की खैरियत की दुआ करती सिकंदर बलाज के पास ही बैठ गई। पैंथर कसरे सिकंदर से निकलता अंधाधुंध इसकी पिछली तरफ भागा तो हयाम भी इसके पीछे दौड़ लगा गई।
हयाम को भागते देखकर सलार भी इसके पीछे भागा, मगर जोयान, मशारिब और उमैस से इन दोनों की स्पीड का मुकाबला करना मुश्किल काम था। इसलिए वो तीनों गाड़ी में इनके पीछे बढ़े। पैंथर भागकर कसरे सिकंदर के पीछे आया, जहां से आगे आबादी कुछ कम थी। पैंथर गुर्राता हुआ अपनी फुल स्पीड में अपने शिकार की तरफ बढ़ा, जबकि हयाम और सलार भी इसके पीछे पीछे भागते रहे। तकरीबन 10 मिनट के बाद सलार थक कर झुकता घुटनों पर हाथ रख गया। इससे मजीद भागा ना गया, जबकि हयाम की भागने की स्पीड और इसकी हिम्मत पर सलार हैरान था। तभी मशारिब ने इसके पास गाड़ी रोकी तो सलार फौरन गाड़ी में बैठा। फिर मशारिब गाड़ी स्पीड में आगे बढ़ा गया। जबकि जोयान ने सलार को पानी दिया तो सलार ने 2 घूंट पानी के पीते अपना सर सीट से टिकाया। तू पहले ही हमारे साथ गाड़ी में आ जाता तो तेरी ये हालत ना होती। हातिम ताई ढूंढ लेती इसे, मगर नहीं, तुझे तो टार्जन बनना है। मैं गार्ड हूँ, मुझे भागने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। मैं 50 किलोमीटर आराम से भाग सकता हूँ, मगर इस पैंथर का मुकाबला नहीं कर सकता। हयाम पता नहीं कैसे इसकी स्पीड पर भाग रही है। मिल जाएगी, वो टेंशन मत ले। तू पहला गार्ड है जिसे अपनी मालकिन की इतनी फिक्र है कि इसके पीछे ख्वार हो रहा है। मशारिब की बात सुनते सलार गहरे गहरे सांस भरता बोला तो मशारिब ने मुंह बनाते जवाब दिया, जिस पर सलार ने आंखें बंद की। अगर इसे कुछ हो गया मशारिब तो मैं मर जाऊंगा। सलार के हल्की आवाज में बोलने पर इन तीनों ने एक दूसरे को परेशानी से देखा, यानी कि इनका दूसरा दोस्त भी इश्क की राहों में निकल गया था। इन तीनों का हैरान होना बनता था। कुछ नहीं होगा इसे। तू मुझे ये बता, तूने जोयान के नक्शे कदम पर चलना कब से शुरू किया? ये सब बाद में, पहले मुझे इस तक पहुंचा दे प्लीज। मशारिब का सवाल सुनते सलार फौरन बोला तो मशारिब ने गहरा सांस भरा। इस कम आबादी के टूटे फूटे घरों के आगे मशारिब फुल स्पीड में गाड़ी चलाता अभी आगे जा ही रहा था जब इसे सामने ही हयाम खड़ी नजर आई। हयाम को खड़ा देखकर मशारिब ने गाड़ी रोकी तो जोयान, उमैस, सलार और मशारिब गाड़ी से नीचे उतरते इसके पास आए, मगर असल होश तो इनके तब उड़े जब इन्हें किसी सिन पे नाजुक रोने की आवाजें आई। ये किसकी आवाज है और तुम्हारा पैंथर कहाँ गया? सलार के सवाल पर हयाम ने सामने की जानिब देखा तो एक आदमी पैंथर को लीश में कैद किए खड़ा था, जबकि पैंथर इसके इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर काट रहा था। इससे पहले सलार कुछ बोलता हयाम अपने चेहरे पर काला मास्क पहनती आगे की जानिब बढ़ी। वो सामने वाली गली में तेजी से कदम उठाती बार बार आंखें बंद करके कुछ महसूस कर रही थी। इसे आंखें बंद किए देखकर मशारिब ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। जब हयाम अपनी आंखें खोलती एक झटके से सामने कितार में बने घरों में से तीसरे घर का दरवाजा खोलती अंदर की जानिब बढ़ी। हयाम को अंदर जाते देखकर वो चारों भी इसके पीछे अंदर आए। जब इन्हें सामने ही एक आदमी हरम पर झुका नजर आया, जबकि हरम चीख चीख कर रोती इस आदमी को थप्पड़ मारती खुद से दूर कर रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर वो आदमी फौरन से मुड़ा तो अपने सामने एक लड़की और 4 लड़कों को देखकर हैरान हुआ। इससे पहले वो आदमी कुछ बोलता हयाम गुस्से से आगे बढ़ती इस आदमी को लात मारती हरम से दूर कर गई, जबकि हरम अपने गार्ड जी को अपने सामने देखती चीख चीख कर रोने लगी। हरम के फटे हुए कपड़े देखकर जोयान, उमैस और मशारिब ने नजरें फेरी, जबकि सलार आगे बढ़ता अपनी जैकेट उतारता हरम को पहना गया। गार्ड जी, ये गंदे अंकल, इन्होंने मुझे मारा, इन्होंने मुझे यहाँ बाइट भी किया और इन्होंने मुझे बैड टच भी किया जैसे वो पहले वाले गार्ड अंकल करते थे। हरम की बात सुनते सलार कुछ पल के लिए सकते में चला गया, मगर फिर मशारिब के कंधा हिलाने पर होश में आता हरम को अपने सीने से लगाता खड़ा हुआ, जबकि हयाम गुस्से से आगे बढ़ती इस आदमी और इसके साथियों की दुर्गत बनाने लगी। हाथ भी कैसे लगाया? हयाम गुस्से से एक आदमी की बेल्ट खींचकर निकालती इन्हें इस बेल्ट से मारती चिल्लाने लगी, जबकि हयाम का ये रूप जो वो चारों पहली बार देख रहे थे हैरानों परेशान थे। हरम, क्या किया है इन्होंने? मैंने पूछा क्या किया इन्होंने? मुझे बाइट की, कहाँ पर? हयाम का सवाल सुनते हरम के रोने में तेजी आई तो हयाम ने चिल्लाते हुए अपना सवाल दोहराया, जिस पर हरम ने हिचकियों से रोते जवाब दिए तो हयाम ने गुस्से से फिर सवाल किया, जिस पर हरम ने अपने सीने पर हाथ रखा तो सलार ने अपनी आंखें बंद की, जबकि हयाम ने गुस्से से अपनी जेब से अपना वो मखसूस चाकू निकाला जिस पर एंजल लिखा था। फिर हयाम झुककर इस आदमी के पास बैठी और हयाम ने बेदर्दी से इस आदमी का सीना चीरा, जिस पर इस आदमी की दिल खराश चीखें इस छोटे से घर में गूंजी। और क्या किया है इसने? मुझे टच किया। कहाँ पर? हर जगह। हयाम के सवाल पर हरम ने फिर रोते हुए जवाब दिया तो हयाम ने सवाल किया, जिस पर हरम ने सलार के सीने में मुंह छुपाते जवाब दिया तो हयाम उठ खड़ी हुई। क्या इसे जिंदा रहना चाहिए हरम? तुम मुझे इजाजत देती हो कि मैं इसे मार दूं? हयाम के सवाल पर हरम ने नफी में सर हिलाया तो हयाम ने फिर सवाल किया, जिस पर हरम ने जोरों शोर से हाँ में सर हिलाया, जबकि इसका हिलता सर देखकर सलार ने परेशानी से हयाम को देखा तो हयाम ने फौरन सीटी बजाई, जिस पर हयाम का आदमी इस पैंथर को लेते अंदर आया तो हयाम जाती हरम के पास खड़ी हुई, जिस पर हरम ने हयाम को रोते हुए देखा। तुम्हें पता है ये मेरा पेट है, मैं इसे जो कहती हूँ ये वही करता है। हया, क्या ये इन गंदे अंकल को भी खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है, लेकिन अगर हरम कहेगी तो। हयाम अपना मास्क उतारती हरम को देखती बोली तो हरम ने मासूमियत से सवाल किया, जबकि इसके सवाल पर सलार ने हैरानगी से इसे देखा तो हयाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मगर ये तो तुम्हारा पेट है,
लेकिन इस गंदे अंकल ने हरम को बैड टच किया ना, इसलिए अब ये हरम की बात मानेगा। जाओ ब्लैक को बताओ वो इन गंदे अंकल का क्या करे, या हम पहले बाबा पास चलते हैं, फिर तुम ब्लैक को बताना वो इन गंदे अंकल का क्या करे। ओके। हरम की बात सुनते हयाम मुस्कुराती बोली तो हरम ने गुस्से से इन आदमियों को देखा जो ज़मीन पर पड़े करा रहे थे। फिर हरम हाँ में सर हिला गई तो हयाम के इशारा करने पर इसके आदमियों ने आगे बढ़ते इन लोगों को गाड़ी की डिक्की में डाला, जबकि वो पैंथर को खींचकर अपने साथ बाहर ले गए। हरम तुम ठीक हो, कहीं पेन तो नहीं? हयाम के सवाल पर हरम ने नफ़ी में सर हिलाया तो हयाम ने इससे चलने का इशारा किया, जिस पर हरम 2 कदम आगे बढ़ी। फिर इसने मुड़कर हयाम को देखा तो हयाम मुस्कुरा दी। मेरी बहन भी तुम्हारी तरह फाइटिंग करती थी, वो बहुत अच्छी थी। वैसे हरम तुम यहाँ कैसे आई? वो मैं लॉन में बॉल के साथ खेल रही थी, फिर मेरी बॉल यूं करके उड़कर बाहर गई तो मैं भागकर बॉल लेने बाहर आई। मेरी बॉल यूं यूं घूमती हुई इतनी दूर चली गई, फिर मैंने भागकर बॉल उठाई और जब मैं मुड़ी तो मेरा घर गायब हो गया हुआ था। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे घर नहीं मिला। मैंने बाबा को और गार्ड जी को इतनी आवाज़ें दी मगर वो नहीं आए। फिर मैंने इन गंदे अंकल को पूछा कि मेरा घर पता है कहाँ है, तो इन्होंने कहा हाँ पता है। फिर वो मुझे यहाँ ले आए और फिर थोड़ी देर बाद आप आ गई। हरम की बात सुनते हयाम ने परेशानी से सवाल किया तो हरम ने रोते हुए जवाब दिया, जिस पर हयाम ने गहरा सांस भरा। मेरी बात सुनो, आइंदा आपकी बॉल अगर ऐसे ही बाहर जाए तो आपने किसी मुलाजिम को भेजना है, खुद नहीं जाना। क्यों? क्योंकि घर गायब हो जाता है ना, और हरम तो मैम है, मैम थोड़ी घर से बाहर जाती है बॉल लेने, समझी? हयाम की बात सुनते हरम ने सवाल किया तो हयाम ने फौरन जवाब दिया, जिस पर हरम ने हाँ में सर हिलाया। फिर हयाम इसे अपने साथ लगाती बाहर निकली तो बाकी सब भी इसके पीछे पीछे आए। मासा मूफा, मैंने भी गाड़ी चलानी है, फिर हम घर नहीं हॉस्पिटल पहुंचेंगे। नहीं नहीं, मुझे चलानी है, कीज दो। हरम की बात सुनते मशारिफ फौरन बोला तो हरम जिद्दी अंदाज में बोलती ड्राइविंग सीट के सामने खड़ी हुई, जबकि सलाड ने इसे परेशानी से देखा। वो हसीना तो ये भी नहीं जानती थी वो किस मुसीबत से बचकर आई है। अभी 2 मिनट पहले वो चीख चीख कर रो रही थी और अब वो सब कुछ भूलती खड़ी गाड़ी चलाने की जिद पकड़ बैठी थी। फिक्र मत कर, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। उमैस की बात पर सलाड ने हाँ में सर हिलाया, जबकि हरम जमीन पर बैठती गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी तो मशारिफ ने सटपटाते हुए इसे देखा। कीज दो, मैं चलाऊंगी। बाजी कीज नहीं है इसकी, ये रिमोट से चलती है। झूठ बोल रहे हो आप, गंदा मासा मूफा, मुझे कीज दो, मैं चलाऊंगी। हरम की बात सुनते मशारिफ हल्के गुस्से से बोला तो हरम ने मजीद गला फाड़कर रोते जवाब दिया, जिस पर सलार आगे बढ़ता मशारिफ के हाथ से चाबी पकड़ता हरम को पकड़ा आ गया। एक सस्ता आशिक कम था जो दूसरा भी आ गया। देख मेरी बहुत महंगी गाड़ी है, तेरी गर्लफ्रेंड के चक्रों में मैं इसे खराब नहीं करवाऊंगा। भाभी बोल, भाभी है वो तेरी, और फिक्र ना कर, कुछ नहीं होगा तेरी गाड़ी को, समझा? हया तुम देखो प्लीज। मशारिफ के मुंह बनाकर बोलने पर सलार गुस्से से बोला तो मशारिफ ने इसे घूर कर देखा, जबकि हया मुस्कुराती आगे बढ़ी। हरम मैं कार चलाऊं? नी, मैं चलाऊंगी। ठीक है फिर मैं आगे बैठूंगी। हयाम के सवाल पर हरम फौरन बोली तो हयाम ने उदासी से इसे देखा, फिर जिस पर हमारी बेवकूफ़ हरम फौरन मानती शर्त रख गई। हरम की शर्त सुनते हयाम ने हाँ में सर हिलाया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठी तो हरम भागकर आती इसके साथ बैठी, जबकि वो चारों लड़के पीछे बैठे तो हरम ने मुड़कर इन्हें देखा। गार्ड जी आप मेरी गोदों में आ जाए, फिर ये गंदा मासा मुफा आपको चुटकी नहीं काटेगा। मैं वैसे भी चुटकी नहीं काट रहा। हरम की बात सुनते सबने अपनी हंसी दबाई तो मशारिफ मुंह बनाता बोला, जिस पर हरम ने इसे जबान चढ़ाई तो मशारिफ ने इसे घूर कर देखा, जिस पर हरम इसे इग्नोर करती गाड़ी में गाने लगाती बैठी बैठी डांस करने लगी, जबकि हरम की इस इग्नोरेंस पर मशारिफ जल भुनकर रह गया। बाबा जान, हरम मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी तुम? बाबा मैं बोल लेने गई थी, फिर घर गायब हो गया तो मुझे गंदे अंकल अपने साथ ले गए। फिर हया आई, इसने सब गंदे अंकल को डिशुम डिशुम किया, फिर वो मुझे घर ले आई। लाउंज में दाखिल होते ही हरम चीख कर बोलती अपने बाप के सीने से लगी तो सिकंदर बलाज को अपने अंदर सुकून की एक लहर दौड़ती महसूस हुई। फिर सिकंदर बलाज ने परेशानी से सवाल किया तो हरम ने फौरन जवाब दिया, जिस पर सिकंदर बलाज ने हयाम और सलार को तशक्कुर भरी नजरों से देखा। बाबा जान मुझे भूख लगी है। ओके आप जाकर कपड़े बदल कर आएं, फिर हम खाना खाएंगे। हरम की बात सुनते सिकंदर बलाज फौरन बोले तो हरम हाँ में सर हिलाती ऊपर की जानिब बढ़ी, जबकि सिकंदर बलाज के कहने पर मुलाजमा खाना लगाने चली गई। सलार मेरी बेटी ठीक है ना? जी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, हम लोग वक्त पर पहुंच गए थे। ठीक है आओ तुम सब भी आज हमारे साथ ही खाना खाओ। सिकंदर बलाज की बात सुनते सलार फौरन बोला तो सिकंदर बलाज ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया। फिर वो इन सबको लेकर डाइनिंग हॉल में आ गए।
वक्त था रात 9 बजे का। मंजर था O7 हाईवे का, जहां पर एक वाइट रंग की मर्सिडीज फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ रही थी। इस वाइट मर्सिडीज को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि जाजिब कमाल था, जो आज एक ज़रूरी मीटिंग के लिए अंकारा गया था और अब वो वापस इस्तांबुल आ रहा था। जाजिब की गाड़ी हाईवे पर फुल स्पीड से दौड़ रही थी जब इसका मोबाइल रिंग हुआ। मोबाइल जो पहले से ही गाड़ी की ब्लूटूथ से कनेक्ट था, इस पर शीजल की कॉल देखते जाजिब हल्का सा मुस्कुराया। वो लड़की भले से 23 की थी, मगर जब से वो कमाल साहिब की बीवी बनी थी, वो अलवीना, जाजिब और मशारिफ को लेकर यूं ही परेशान होती थी जैसे इनकी सगी माँ हो। जाजिब हल्का सा मुस्कुराता कॉल रिसीव कर गया। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। जाजिब, कहाँ तक पहुँचे हो? कब तक घर आओगे? मॉम, मैं 20 मिनट में इस्तांबुल में दाखिल हो जाऊंगा और फिर 10 मिनट में घर पर होऊंगा। आप बेफिक्र रहें, मैं जल्द पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से गाड़ी चलाना और खैरियत से घर आना। अल्लाह हाफिज। जाजिब की बात सुनते शीजल परेशानी से बोली तो जाजिब हल्का सा मुस्कुराई। ये कोई 7वां कॉल था जिस पर शीजल इसे पूछ चुकी थी कि वो कब तक आएगा। जाजिब मुस्कुराकर शीजल को रास्ता और अपने पहुंचने का वक्त बता गया, जिस पर शीजल ने परेशानी से जवाब देते इसे किसी बड़ी औरत की तरह दुआ दी और कॉल काट गई। जबकि शीजल की इतनी फिक्र देखकर जाजिब हल्का सा मुस्कुराया। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद जब जाजिब इस्तांबुल में दाखिल हुआ तो इसने शुक्र का कलमा पढ़ा कि चलो अब तो घर बस कुछ देर में पहुंच जाएगा। शहर में दाखिल होते ही जाजिब को गाड़ी की स्पीड स्लो करनी पड़ी, वजह ट्रैफिक थी। जाजिब इस ट्रैफिक से परेशान होता जल्दबाजी करता एक गली में मुड़ गया। जैसे ही जाजिब गली में मुड़ा, इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, मगर कहते हैं ना, उजलत से काम खराब होता है। जाजिब का भी वही हिसाब हुआ था। जाजिब जल्दी जल्दी के चक्कर में बेध्यानी करता गाड़ी एक हसीना को मार गया। जैसे ही जाजिब की गाड़ी इस हसीना को लगी तो वह उड़कर दूर जा गिरी, जबकि इसके सर जमीन पर लगने की वजह से फट गया और इसमें से खून निकलने लगा। ओ शिट! किसी सिनफे नाजुक को अपनी गाड़ी से टकराते देखकर जाजिब परेशानी से बोलता फौरन गाड़ी से नीचे उतरा और भागकर इसके पास आया तो वो लड़की अपनी आंखें बंद कर गई, मगर इसके आंखें बंद करने से पहले जाजिब इन आंखों का रंग देख चुका था। वो हरे रंग की थी, जबकि जाजिब को इसके नैन नक्श काफी जाने पहचाने से लगे। मगर खैर, इस वक्त ये सब सोचने का टाइम नहीं था। वो इस लड़की को एक झटके में उठाता अपनी बाहों में भर गया, फिर इसे लाता अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लटा गया और फिर गाड़ी को तेजी से हॉस्पिटल की जानिब बढ़ा ले गया।